नमस्ते साथियों, कैसे हैं One आप of the लोग। few आशा करता government हूं कि आप buildings लोग ठीक तरह not से yet होंगे और अपना occupied by अध्ययन ठीक तरह से कर protesters. रहे होंगे। क्या होती है वित्तीय का Protesters आपातकाल are की स्थिति। chanting that यह जो Ranil दृश्य आप देख Wickremesinghe, रहे हैं वह Prime श्रीलंका से Minister, निकल कर आ is रहे a हैं thief. और यहाँ They हम don't देख just want सकते हैं President किस प्रकार Gotabaya से Rajapaksa जनता to step द्वारा down. They आपातकाल want the की whole स्थिति यहाँ political पर आर्थिक class स्थिति to बिगड़ने के leave, कारण and they want उत्पन्न to हुई है। change. आर्थिक स्थिति जैसे ही बिगड़ी, यहाँ And के this प्रमुख is नेता how they're जो कि pushing यहाँ for से that श्रीलंका change. को छोड़कर A बाहर जा mass रहे हैं और movement देखिए born आप out किस of प्रकार economic से hardship, श्रीलंका पर अटैक sending a किए जा रहे message हैं। to और those हम in देख power. सकते हैं कि यह जो आपके सामने बिल्डिंग दिखाई दे We रही है don't want श्रीलंका violence की and we don't पार्लियामेंट want to की hit बिल्डिंग or है something to और that जहाँ से Prime Minister who लोगों का trying to आक्रोश be a निकल कर आ president रहा right है। now. We only और want अब हम समझेंगे please कि resign. जो आपातकाल होता है, जो वित्तीय आपातकाल होता है, इसके प्रावधान क्या होते हैं। देश में यदि इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है ताकि देश की व्यवस्था को संपूर्ण रूप से केंद्र के पास ले जाकर उसको संभालने का प्रयास किया जा सके, उसको सुलझाने का प्रयास किया जा सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 44वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे अनुच्छेद 360 की, जो कि वित्तीय आपातकाल की बात करता है। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रावधान हमारे जो संविधान है उसमें वित्तीय आपातकाल को लेकर दिए गए हैं। हमने इसके पहले 2 व्याख्यान और पढ़े जिनमें हमने 352 आर्टिकल जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और दूसरा जो व्याख्यान आया था आपातकाल को लेकर 356 जो कि राज्य आपातकाल की बात करता है, जिसे गवर्नर शासन या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। आज के जो व्याख्यान है इसमें हम चर्चा करेंगे वित्तीय आपातकाल की। श्रीलंका की जैसी स्थिति आपने देखी उसी प्रकार की स्थिति जहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, जिस देश में उत्पन्न हो जाती है उस देश पर इस प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रावधान क्या हैं इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक बात आपको याद होनी चाहिए कि आज तक हमारे देश में वित्तीय स्थिति नहीं बिगड़ी है और ना ही हमारे यहाँ पर वित्तीय आपातकाल को लगाया गया है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 2 बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं जब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता था लेकिन उनको संभाल लिया गया है। एक स्थिति 1990 के समय में आई थी जब LPG रिफॉर्म निकल कर आए थे, उसको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और एक स्थिति नोटबंदी के समय की स्थिति थी जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत के साथ एक और ऐसा देश था वेनेजुएला, जहाँ पर विमुद्रीकरण किया गया, पैसों को परिवर्तित किया गया, वहाँ की मुद्रा को परिवर्तित किया गया और वह इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से इस समस्या को टैकल किया ताकि आपातकाल की स्थिति ना आ पाए और वेनेजुएला इस चीज़ को समझ नहीं पाया। और उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि वहाँ पर एक आम छोटी से छोटी वस्तु की कीमत हज़ारों में हो जाती थी। और हम देख सकते हैं जैसे कि लोगों के खाने का सामान है, दूध है और भी ऐसी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हैं, पेस्ट है, इन सब चीज़ों की कीमत हज़ारों में हो गई थी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपकी जो सैलरी होती है उसमें से मात्र आपको एसेंशियल जो ज़रूरतें हैं उनके लिए हज़ारों रुपए पे करने पड़ते हैं, तो फिर आप कहाँ से इस प्रकार की समस्या को सुलझा पाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एक चिंताजनक स्थिति हो जाती है। तो अतः आपको आपातकाल के जो प्रावधान है उनको समझने का प्रयास करना चाहिए कि वित्तीय स्थिति किस प्रकार से बिगड़ती है और यदि आप इस प्रकार का अध्ययन करते हैं तो भविष्य में होने वाली समस्याओं से भी आप सचेत रहेंगे। किसी ऐसे पद पर बैठेंगे जहां पर आपको कार्य करना है तो वहां पर आपको स्थिति को पता रहेगा कि आपको किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, अपने कार्य को किस शैली में करना है। तो इसके लिए आप बने रहें इस व्याख्यान के साथ और अंत तक इस व्याख्यान को सुनें। वित्तीय आपातकाल से महत्वपूर्ण विशेष जानकारी आपके सामने है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देश को, किसी भी देश या देश के किसी भी क्षेत्र में, यानी हम पूरे देश को ले लें या देश के किसी भी क्षेत्र को ले लें, तो वित्तीय व्यवस्था बिगड़ने के कारण राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यदि किसी राज्य में वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है, वहाँ पर मुद्रा को ठीक तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता या इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है, इतनी महंगाई बढ़ जाती है कि वस्तुओं को लेने के लिए एक आम व्यक्ति की जो ज़रूरत होती है उसके लिए वह सक्षम नहीं होता या खरीद नहीं पाता या वस्तुओं की कीमत एकदम से उछाल खा जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है और केंद्र के लेवल पर इस समस्या का समाधान किया जाता है। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान संविधान के भाग 18 के अंतर्गत 360 अनुच्छेद में दिए गए हैं। भाग 18 आपको पता होगा कि जो हमारे संविधान के भाग हैं उन भागों में हम बात करते हैं 22 भाग की 395 अनुच्छेद हुआ करते हैं, तो 360 वाला जो अनुच्छेद है उसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वेनेजुएला में बिगड़ी आर्थिक स्थिति का आधार आप इस वित्तीय आपातकाल से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार वेनेजुएला कंट्री में आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी उसके परिप्रेक्ष्य में आप उदाहरण लगा सकते हैं या उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बिगड़ती है तो आपातकाल को लगाया जाता है। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक, अब हम देख सकते हैं कि इतिहास में भी क्या ऐसी गलतियां हुई हैं। तो एक शासक हुआ करते थे जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश से आते थे। इनके द्वारा सांकेतिक मुद्रा, जिस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया था कि जो उसकी लीगल एंटिटी थी, जो पुराने नोटों की उस एंटिटी को छीन लिया गया था तथा नए नोट बाजार में लाए गए थे। तो इसी प्रकार का कार्य इनके द्वारा किया गया। इस समय पर सोने एवं चांदी के सिक्के चला करते थे और उनके स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे व पीतल के सिक्के चलवा दिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण राष्ट्र में वित्तीय स्थिति भंग हो चुकी थी और इनकी राज्य व्यवस्था को भंग कर दिया गया था। आगे देख सकते हैं भारत में भी 1990 में ऐसी स्थिति आई थी जब हम देख सकते हैं कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन जो विदेशी पैसा होता है उसकी कमी आ चुकी थी। हालांकि आपको यह बात समझनी चाहिए कि वर्तमान में जो बात की जा रही है कि हम रुपए में अब जो कि सामग्री है, विदेशों से जो सामग्री है उसको खरीदने के कुछ एक ऐसे देश हैं जो व्यापार करने के लिए मजबूर हैं, जो हमसे व्यापार किसी भी स्थिति में ख़राब नहीं करना चाहते, तो उन देशों में हम रुपए में व्यापार करेंगे। और इस प्रकार की बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब आज के समय में इसकी बात हो रही तो आज़ादी के इतने साल पहले 1990 में क्या स्थिति रही होगी। इस समय पर इस प्रकार की स्थिति थी कि आप किसी भी वस्तु को, विदेशी वस्तु को खरीदने के लिए उसी के डॉलर में या उसी की मुद्रा में पेमेंट करना पड़ता था। मान लो जैसे आपको कोई भी एप्पल का आईफोन खरीदना है, कंपनी है कहाँ की, अमेरिका की, तो उसके लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं आज इसी स्थिति को सुधारने की बात की जा रही है। उस समय पर हम देख सकते हैं कि डॉलर में व्यापार किया जाता था। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास डॉलर की कमी आ चुकी है, तो विदेशी वस्तुओं को हम कैसे खरीदेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति के कारण भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ चुकी थी। और इसी समय पर हम देख सकते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्तीय मंत्री हुआ करते थे जो हमारे मनमोहन सिंह, जो कि भविष्य में जाकर इसके बाद जो कि हम देख सकते हैं 2005 के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो निर्णय लिए गए उनके द्वारा 3 प्रकार की नीतियाँ लाई गई, जिसमें हम उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण को कहते हैं। उदारीकरण का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, निजीकरण का अर्थ होता है प्राइवेटाइजीकरण और वैश्वीकरण का होता है ग्लोबलाइजेशन। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3 चीज़ें होती हैं, इन तीनों के माध्यम से क्या किया, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। यानी यहाँ पर जो व्यापारी हुआ करते थे वह अपनी सरकार में अपनी प्रेजेंट को दर्शा सकते थे। पहले जो उद्योग हुआ करते थे उन उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण हुआ करता था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि सरकार द्वारा व्यापार को रेगुलेट इतने अच्छे स्तर पर क्यों किया जाता था, या इतने बड़े स्तर पर सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता थी जिसके कारण उसको अपना जो रोजगार को मेंटेन करना पड़ता था। बाकी देशों में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। हम 200 साल के कंपनी के शासन से उभर के आ रहे थे और इस चीज़ का हमें हमेशा से ही डर रहता था कि कोई ऐसी कंपनी उठकर खड़ी ना हो जाए जो कि भारत की शासन व्यवस्था को खंडित कर सके। पहले हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, उसके बाद हम व्यापारियों पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो इनको जो परमिट मिला करते थे उस समय पर बड़ी मुश्किल से मिला करते थे। तो यहाँ पर उदारीकरण की नीति निकल कर आई, लोगों को यहाँ से परमिट मिलने लगे। निजीकरण की नीति आई जिसमें प्राइवेट लोग अपनी प्रेजेंस सरकार के समक्ष रखने लगे। यानी सरकारी जो क्षेत्र हुआ करते थे उसमें निजीकरण, आज भी प्राइवेटाइजेशन का जो संबंध है उससे निकल कर आता है। हम देख सकते हैं कि जो कि
इंडिया है उसके लिए हमने अभी हाल में प्राइवेटाइज किया है, उसको हमने उसका निजीकरण किया है। इसी प्रकार हम वैश्वीकरण की बात करते हैं कि विश्व का कोई भी देश अपने यहाँ पर आकर व्यापार कर सकता है, तो इसको वैश्वीकरण कहते हैं। आगे देख सकते हैं, वित्तीय आपातकाल के संबंध में एक बात आपको याद रखनी है, 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन भी इसको प्रभावित करता है। 38वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा की क्या है अधिकार है उसको छीन लिया गया था। एक समय हुआ करता था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, तो उनके द्वारा 38वां संविधान संशोधन लाया ताकि उनके द्वारा जब भी आपातकाल लगाया जाए तो उस आपातकाल के समय जो भी इनके द्वारा कार्य किए जा सके उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती थी। और हम देख सकते हैं कि जब मोरारजी भाई देसाई की जो जनता दल की सरकार निकल कर आती है तो यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की जो पावर होती है उनको पुनः दे दिया जाता है। अब हम देखें, वित्तीय आपातकाल को लगाने से पहले दोनों सदनों में, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। तो पहले जो इसके प्रावधान हुआ करते थे इसको दोनों सदनों में पास कराना होता था 2 माह के अंदर, और 44वां संविधान संशोधन जब निकल कर आया तो वहाँ से इसके प्रावधान को बदल दिया गया तथा 1 माह का समय दिया गया कि 1 माह के अंदर आप अपनी प्रेजेंट को, यानी यहाँ पर दोनों सदनों से बहुमत लेकर आइए। अब देखते हैं इसमें असीमित समय के लिए लगाया जा सकता है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार आपातकाल की घोषणा जब की जाती है तो इसे असीमित समय तक बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल को आज तक नहीं लगाया गया है, यह स्थिति आज तक हमारे देश में नहीं आई है। चूँकि इसके जो प्रावधान है तो पॉलिटी के हिसाब से हमें पढ़ना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे संसद से पास कराने के लिए सामान्य मत की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उसमें से 50+1 की आवश्यकता होती है, यानी 50% वोट कर देते हैं। और इस प्रकार की स्थिति होती है जब वोटिंग कराई जाती है तो 50 से 1 अधिक जैसे ही वोट कर देते हैं तो वित्तीय आपातकाल को आराम से लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल को हटाने के लिए क्या प्रावधान है, तो वित्तीय आपातकाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जा सकती है कि वित्तीय आपातकाल को हटाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं या राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल को हटाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति को संसद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं थी। अब यह पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि इतिहास में, यानी हम अपने पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी हुआ करती थी, राष्ट्रीय आपातकाल हुआ करता था, वहाँ पर संसद की भी सलाह लेनी पड़ती थी। संसद के जो कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे उनकी सलाह पर क्या किया जाता था, आपातकाल को समाप्त किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव को समझें कि किस किस प्रकार से हमारे यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगने पर प्रभाव पड़ते हैं। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय अधिकारों को छीन लिया जाता है। आप किसी भी प्रकार का बजट पेश नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की योजनाओं को स्टार्ट नहीं करेंगे जो पैसों से संबंधित है। वैसे ही अब एक बात आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अब बेसिक तौर पर आप यहाँ पर एक बात को समझते हैं कि जैसे ही आपकी जो सैलरी आती है और पता चले कि 5 तारीख को ही आपकी सैलरी का 90% हिस्सा खर्चा हो जाता है या किसी बीमारी में लग जाता है, अब आपके पास बचा कितना, 10% पैसा। अब इस 10% पैसे का आप क्या क्या करेंगे, तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो आप यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करना प्रारंभ करेंगे। कोई भी दुकान होगी वहाँ से आप उधार सामान लेना प्रारंभ करेंगे और ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ों को लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो देश है उसको आप एक घर के रूप में लें कि जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है तो आपका सारा पैसा खर्च हो चुका है, बस थोड़ा सा पैसा बचा है, अब आपको इसमें मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं केंद्र एवं राज्यों को बोल दिया जाएगा कि जो आपके जो केंद्र की जो मतलब एक परिवार के ले तो यह राज्य जो है यहाँ के बच्चे हैं, एक पिता के रूप में हम राष्ट्र को ले लें और इसके 28-29 जो बच्चे हैं उनसे बोला जाएगा कि आप अपने खर्चों को कम कीजिए या बिल्कुल मत कीजिए, हम आपको डिसाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार के खर्चे करने हैं।
अधिकारियों की जो तनख्वाह है, हम देख सकते हैं कि राज्य के जो अधिकारी हुआ करते थे, ए ग्रेड बी ग्रेड के जो अधिकारी हुआ करते थे, जिनकी सैलरी 50,000 या इसके ऊपर आती है, कई कई अधिकारियों की सैलरी 1 लाख से भी ऊपर आती है, तो इन सब की तनख्वाह को कम किया जा सकता है व उसको रोका भी जा सकता है या इसको बाद में दिया जाएगा। वित्तीय बिल राज्यों में पेश करने से रोका जाता है। आप किसी भी प्रकार के बिल जो वित्त से संबंधित है उनको राज्य में पेश नहीं करेंगे। राष्ट्रपति की स्वीकार्यता के लिए भी इसे रोका जा सकता है, यानी आपको केस वो करना ही है, बिल पास करने ही है वित्त से संबंधित, तो एक बार आपको राष्ट्रपति से सलाह लेनी होगी। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के वेतन को रोका जा सकता है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हुआ करते हैं उनकी भी सैलरी, ए ग्रेड के अधिकारी हुआ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह भी अच्छा वेतन पाते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके वेतन को भी रोक दिया जाता है। राज्य में वित्तीय मामलों से संबंधित सभी अधिकार केंद्र के समक्ष आ जाते हैं। जो वित्तीय संबंधित अधिकार हैं, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बच्चे हुआ करते हैं, पहले तो जब पैसा होता है बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन जैसे ही पारिवारिक स्थिति ऐसी आती है, आपातकाल की स्थिति आती है, जब यहाँ पर कोई बीमारी आ जाती है, तो अब सारे बच्चों से बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपनी जो आर्थिक स्थिति अभी कमज़ोर है, आप थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन कीजिए, आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, तो जो भी उनके अधिकार होंगे, आप अब जो जितनी भी आपकी सैलरी है वह यहाँ आकर इकट्ठी करें, और इसके अलावा आपको जो भी इसेंशियल खर्चे हैं वो करने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, जब तक कि परिवार या देश की स्थिति को संभाल लिया नहीं जाता। आगे देख सकते हैं वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों की आलोचना। अब हम देख सकते हैं कोई भी कार्य हो उसकी आलोचना भी होती है, और आलोचनात्मक पक्षों को हमारे यूपीएससी के जो मेंस के आंसर राइटिंग होता है वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इस चीज़ की आलोचनात्मक पक्षों को बताइए। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो वित्तीय आपातकाल है, एच.एम. कुंजलू जी द्वारा इसकी आलोचना की गई। तो इनके द्वारा क्या कहा गया, राज्य से वित्तीय अधिकारों को छीन लिया जाता है, यानी राज्य को भी अपना खर्चा चलाना है। इन्होंने कहा कि राज्य अपनी व्यवस्थाएं कैसे चलाएंगे, तो राज्यों के जो वित्तीय अधिकार है उनको छीन लिया जाता है। तो जब संविधान सभा में इस प्रकार के प्रावधान रखे गए तो एच.एम. कुंजलू द्वारा इस प्रकार की आलोचना की गई। इसके लगने पर संघवाद का सिद्धांत समाप्त हो जाता है। एक बात हम देख सकते हैं कि जो संघवाद का सिद्धांत है वह दोनों को पावर्स प्रोवाइड कराता है। यहाँ फेडरल स्टेट की बात होती है कि राज्यों को भी अपनी ऑटोनॉमी है थोड़ी सी, और केंद्र के पास ऑटोनॉमी है। अब जो पूरी ऑटोनॉमी है वह केंद्र के पास चली जाती है, तो संघवाद के सिद्धांत को भी यहाँ पर समाप्त किया जाता है। इसे लगाने के बाद राष्ट्रपति तानाशाह की तरह कार्य कर सकता है, यानी अब पूरा देश किसकी कठपुतली बन चुका है, राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति जैसा चाहेगा, जिस प्रकार की वित्तीय व्यवस्थाएं होगी वह अपने अनुसार इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इस प्रकार से इसकी भी आलोचना की जाती है कि अकेले राष्ट्रपति को इसकी पावर्स नहीं होनी चाहिए। व्यापार से संबंधित मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अब व्यापार करना आपका जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आप चर्चा करते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको कहीं भी जाकर रहने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, तो आपका जो व्यापार करने का अधिकार है वहाँ यहाँ से छीन लिया जाता है। लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ लोगों ने इस प्रकार की भी आलोचना की कि इस प्रकार के वित्तीय आपातकाल को लगाने से लोकतंत्र समाप्त होएगा। बेसिक सी बात है, यदि इस प्रकार की स्थिति आती है तो लोकतंत्र को इसलिए समाप्त किया जाता है ताकि भविष्य में लोकतंत्र को बनाए रखा जा सके, स्थायी सरकार बनाई जा रखे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकतंत्र को समाप्त करने के पीछे भी इसका एक कारण होता है। अब हम एक बात को समझ लेते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन आ चुकी होंगी। 3 व्याख्यान हो चुके हैं, जिसमें पहले व्याख्यान में हमने जो कि आपातकाल के अंतर्गत 352 आर्टिकल की बात की, जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, और राष्ट्रपति शासन की, यानी जो राष्ट्रपति शासन होता है उसकी बात क्या करता है, जो राज्य का आपातकाल होता है उसकी बात करता है आर्टिकल 356, और 360 की बात करता है हमारा वित्तीय आपातकाल। तो इसमें थोड़ी सी आप यहाँ से डिफरेंस पैदा करने का हम प्रयास करेंगे, इसमें जो अंतर होता है उनको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको तीनों जो आर्टिकल्स हैं वह अच्छे तरीके से याद हो पाएँ। हम यहाँ पर अंतर जानेंगे राष्ट्रीय आपातकाल में या राज्य आपातकाल में। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले आपको यह यहाँ पर समझना है
यहाँ पर देश की बात हो रही है। यह आपका छोटा सा राज्य है। जहाँ देश में आपातकाल की बात होती है वहाँ पर 352 आर्टिकल लगाया जाता है, और जहाँ राज्य की बात होती है वहाँ 356 आर्टिकल लगाया जाता है। अब देखते हैं कि यह क्यों लगाया जाता है। आंतरिक अशांति की स्थिति, जिस प्रकार के बयान इंदिरा गांधी जी द्वारा बोले गए थे, दिए गए थे कि जेपी जो नारायण हैं इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आर्मी गवर्नमेंट का सहयोग ना करें। यदि इस प्रकार की स्थिति आती है, यदि जनता जो आर्म रेबेलियन हो जाता है या सैनिक विद्रोह हो जाता है, आंतरिक अशांति फैलने का प्रयास करती है, यानी जनता ही ऐसा सोचने लगती है कि सरकार को खंडित किया जाए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे श्रीलंका की जो विरोध आपने देखे तो वह भी इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। तो युद्ध की स्थिति आती है, यदि कोई दूसरा देश हम पर युद्ध कर रहा है तो यहाँ पर भी राष्ट्र को सचेत किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। जिस प्रकार यूक्रेन में लगा हुआ है, लोगों को बुला के उनको सैनिक बनाया जा रहा है ताकि आप देश के लिए लड़ सकें, तो इस प्रकार की स्थिति भी लगाई जाती है। सैनिक विद्रोह कर देते हैं, यानी राष्ट्र के सैनिक ही विद्रोह कर देते हैं, तो इस समय पर भी इमरजेंसी के प्रावधान हैं। अब देखते हैं हम राज्य आपातकाल के बारे में। संवैधानिक तरीके से व्यवस्था भंग होने पर यहाँ पर राज्य आपातकाल लगाया जाता है। हाल ही में आपने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा। यहाँ पर स्थायी सरकार हुआ करती थी, जो कि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस तथा शिवसेना की जो सरकार हुआ करती थी वह खंडित हो गई, इसके विधायक जाकर बाहर हो गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शक्ति थी वो किसके पास चली गई थी, गवर्नर के पास। अब तो यहाँ पर इस प्रकार का आपातकाल लगा दिया जाता है संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। इसके समय राज्य सरकारें व्यवस्थित कार्य करती हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो राज्य की जो छोटी छोटी सरकारें होती हैं, अलग अलग राज्यों की जो सरकारें होती हैं, वह व्यवस्थित कार्य करती रहती हैं, लेकिन इन समस्याओं का निदान भी खोजा जाता है। अब यहाँ पर देख लें तो इसमें राज्य सरकार को राज्यपाल के अधीन कर दिया जाता है। यानी अब जब किसी पर्टिकुलर राज्य में आप अपने राज्य को लेकर चलिए, तो वहाँ पर यदि राज्य का आपातकाल लगा दिया जाता है तो जो शक्तियाँ होती हैं वह किसके पास चली जाती हैं, आपके जो सीएम होते हैं उनसे आपके जो केंद्र का नुमाइंदा बैठा हुआ है राज्यपाल, उसके समक्ष चली जाती हैं। इस समय पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति की तरह प्रभावी नहीं होगा। संसद यदि आवश्यकता होती है कि किसी प्रकार का कानून बनाना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है, आप चले जाइए 1975 से 77 के समय पर, यहाँ पर भी कानून बन रहे थे। आपातकाल की स्थिति के बाद भी कानून बन रहे थे, संशोधन हो रहे थे। तो कानून तो आप बनाए रख सकते हैं, लेकिन इनको प्रभावी नहीं रहेंगे। और हम देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को 44वें संविधान संशोधन से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि इसके द्वारा जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं इस समय में वह प्रभावी नहीं रहते हैं। इसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाती है। राज्य की जो भी शक्तियाँ होती हैं कहाँ पर चली जाती हैं, केंद्र के पास चली जाती हैं। इसे असीमित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में दोनों सदनों से पास कराना होता है। इसकी जो समय सीमा होती है वह असीमित होती है, लेकिन हर 6 माह में आपको दोनों सदन बुलाने पड़ेंगे, फिर से बहुमत डलवाना पड़ेगा, और आपका जो बहुमत यहाँ से सिद्ध हो जाता है, यानी यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत से यदि दोनों सदनों में पास करा लेते हैं तो जारी रहेगा, वरना आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा। इसे अधिकतम 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह के में दोनों सदनों को पास कराना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार 3 माह तक जैसे आपातकाल लगाया है, और 3 माह तक और अब इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक जो 6 महीने हो जाते हैं फिर दोनों सदनों से क्या कराना पड़ता है, इसको वोटिंग करानी पड़ती है कि इस राज्य में क्या करना है, आगे आपातकाल को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। इसके सभी राज्यों की शक्तियाँ केंद्र के समक्ष होती है। इसमें जो शक्तियाँ होती हैं हम देख सकते हैं कि जो जैसे हमारे देश के अंदर से जो 28 राज्य निकल कर आते हैं, तो सारी शक्तियाँ कहाँ के पास पहुँच जाती हैं, केंद्र के पास हो जाती हैं। इसमें किसी भी एक राज्य की विशेष की शक्तियों को केंद्र के समक्ष रख लिया जाता है। मान लो आपने यहाँ पर यूपी या एमपी में आपातकाल लगा है, तो यूपी की अकेली शक्तियाँ कहाँ पर जाएंगी, केंद्र के पास जाएंगी। बाकी राज्यों को अपनी विशेष शक्तियाँ वैसे ही मिलती रहेंगी। इसे विशेष बहुमत से पास किया जाता है। विशेष बहुमत क्या होता है, 1/3, यानी लगभग 75% मेंबर्स यहाँ पर वोटिंग करने चाहिए, और उनकी वोट किस में होनी चाहिए, आपातकाल के मत में होनी चाहिए। तो यहाँ पर
क्या हो सकता है, आपातकाल को लगाया जा सकता है। इसमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, 50+1 को याद रखिए आप। इसे हटाने के लिए लोकसभा से स्वीकार्यता लेनी होती है। यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही बताया है कि जो 352 आर्टिकल है, तो इसमें राष्ट्रपति अकेला निर्णय नहीं ले सकता है, इसमें साथ में संसद से भी आपको स्वीकार्यता लेनी पड़ेगी। इसे सामान्य बहुमत द्वारा पास किया जाता है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामान्य बहुमत से पास किया तथा राष्ट्रपति की घोषणा से हटाया जा सकता है। यह जो 356 और 360 आर्टिकल है, यह एक तरीके का आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि यहाँ भी राष्ट्रपति की घोषणा की आवश्यकता होती है इसको हटाने के लिए। तो इस प्रकार आपने सारे प्रावधानों को समझा। वित्तीय आपातकाल से संबंधित थोड़ी सी चर्चा हमने 352 और 356 आर्टिकल के बारे में भी की। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपातकाल के प्रावधान हमारे संविधान में रखे गए हैं। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, और ऐसे बच्चों तक लेक्चर्स को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। और जल्द ही आपके सामने अगला लेक्चर आएगा जो कि अलग टॉपिक से होगा। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहिए। धन्यवाद।